हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2 जिसमें हम कवर अप करेंगे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, राइट? ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। चैप्टर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, इसीलिए समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर 4 के पार्ट 1 में ऑडिट रिस्क ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट समझा था, और इंटरनल ऑडिट एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कवर अप किया था। इस पार्ट में हम इंटरनल कंट्रोल्स कवर अप करेंगे। इंटरनल कंट्रोल थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, अच्छे से समझिएगा, फटाफट करेंगे। और पूरे चांसेस है कि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट इंटरनल कंट्रोल में से पूछा जाएगा, क्योंकि जनरली ये पूरे चैप्टर 4 के अंदर से 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है, फ्रॉम 70 मार्क्स, राइट? तो उसमें जनरली जो हमने पार्ट 1 में कवर अप किया था उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और एक आधा क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल में से पूछ सकते हैं, राइट? जनरल ये पैटर्न रहती है। तो इंटरनल कंट्रोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है एज पर एस 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। द इंटरनल कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। ऐसी प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के बारे में डिस्कस होगा, जो प्रोसेस को हमें डिजाइन करना रहेगा, मैनेजमेंट है वो डिजाइन करेगी, देन उसे इंप्लीमेंट करना नेसेसरी है। पहले तो कहां पर नेसेसरी है, प्रॉब्लम है, वहां पर हमें प्रोसेस होनी चाहिए, उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, देन उसका इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे एंड देन मेंटेन करेंगे। मेंटेन उसमें अपडेट की जरूरत हो सकती है, वो कुछ भी चेंज हुआ हो, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंजेस हुए हो, वो एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल इन प्रोसेस है या नहीं, वो सब कुछ देखना रहेगा। वो मेंटेनेंस पार्ट भी कवर अप होगा। कौन करेगा? बाय दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, कोई भी हो सकता है, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट या फिर अदर पर्सनल, टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विथ रिगार्ड टू। मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी या फिर अदर पर्सनल वो क्यों करेंगे? ताकि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव कर पाए। वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किस चीज के रिगार्डिंग होंगे, वो 4 चीजें हमें यहां पर समझाई है। फर्स्ट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी रहे। देन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट रहे। सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, असेट्स कोई भी हो तो उसका सेफगार्ड, राइट? मिसयूज, अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह से ध्यान में रखना है, वो ना हो। एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, और जो भी लॉ रेगुलेशन वगैरह है उनका कंप्लायंस हो। ये 4 चीजों के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अच्छे से हम अचीव कर पाए, राइट? उसके लिए मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी या फिर अदर पर्सनल ऐसी प्रोसेसेस डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और मेंटेन करेंगे। उसे क्या कहेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स कहे जाएंगे। द term controls refer to any aspect of one or more of the components of internal control, right? तो internal control की definition क्या हुई? The process designed, implemented and maintained by TCWG, management और other personnel। ये सब कुछ क्यों करेंगे, ये लोग क्यों करेंगे? To obtain reasonable assurance about the achievement of the objective of entity with regard to, उसमें 4 चीजें कवर अप होती है। सबसे पहला, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ operations. Third, safeguarding of assets, and fourth, compliance with laws and regulations. राइट? काफी सिंपल है, थोड़ी सी लंबी है, बट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल जो बात करेंगे वो ज्यादातर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल इंपैक्ट के लिए ही होगी, राइट? इसीलिए इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, फिर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो गया, ये सारी चीजें कवर अप होती है, राइट? क्योंकि हमें यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स के लिए ही ऑडिट किया जाता है, तो उसी के लिए इंटरनल कंट्रोल्स हमारे काम के होंगे। और वैसे भी ये ऐसे 315 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। ये ऑलरेडी एक बार नवंबर 22 में पूछी हुई है, बट स्टिल इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकती है, तो ये अच्छे से करिएगा। Objectives of internal control: transactions are executed in accordance with management, general and specific authorization। जो भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो वो मैनेजमेंट के जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑथराइजेशन के बाद ही होने चाहिए। All transactions are promptly recorded in correct amount in the appropriate accounts and in the accounting period in which executed, so as to permit preparation of financial information within a framework or recognized accounting policies and practices and relevant statutory requirements, if any, to maintain accountability for assets। जो भी ट्रांजैक्शन हुए वो प्रॉम्प्टली, तुरंत ही रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, ताकि हमारे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वगैरह का जो पर्पस है वो सॉल्व हो पाए, हम अच्छे से अकाउंटेबल ठहरा पाए, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है किसी को उसके लिए रखना है तो। थर्ड ऑब्जेक्टिव,
assets are safeguarded from unauthorized access, use or disposition. राइट, अनऑथोराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करना चाहिए, यूज ना कर सके या फिर डिस्पोज ऑफ भी ना कर दे. And the recorded assets are compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with regard to any differences. तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में असेट्स रिकॉर्ड हुई है और एग्जिस्टिंग या फिजिकल जो असेट्स है उन दोनों को चेक करेंगे, मैच करवाएंगे, रिकंसाइल कराएंगे, और अगर उसमें डिफरेंसेस है तो उसके लिए क्या एक्शंस लिए गए, एक्शंस क्या लेने होंगे वो पता चलेगा. तो 4 ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट, ऑथराइजेशन के हिसाब से ट्रांजैक्शंस होने चाहिए. सेकंड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं इसके लिए तुरंत ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए. थर्ड, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स. एंड फोर्थ, जो भी असेट्स हैं उनको रिकॉर्ड और फिजिकल दोनों को मैच करना चाहिए, रिकंसिलिएशन करना चाहिए, और डिफरेंसेस है तो उसके लिए एक्शंस लेने होंगे. इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स है. तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू और स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से करके जाइएगा. Entities internal control. Auditors shall obtain an understanding of internal control relevant to audit. Although most controls relevant to the audit are likely to relate to financial recording. जो भी ऑडिट के लिए रिलेवेंट होंगे, जो हम देखेंगे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के होंगे. नॉट ऑल कंट्रोल्स दैट रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर रिलेवेंट टू द ऑडिट. पर सारे ही जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो सारे ही इंटरनल कंट्रोल्स हम चेक नहीं करेंगे. It is a matter of the auditor's professional judgment whether a control, individually or in combination with others, is relevant to the audit. कौन से इंटरनल कंट्रोल्स नेसेसरी है वो प्रोफेशनल जजमेंट होगा ऑडिटर का, उससे डिसाइड करना रहेगा. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, अच्छे से कीजिएगा. बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर को क्यों समझना चाहिए. आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स. इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी टाइप्स की एरर्स मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं. राइट, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे है तो मिसस्टेटमेंट्स होने के चांसेस कम है, बट इंटरनल कंट्रोल अगर वीक है तो वहां पर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, तो वो हमें पता चलेगा. सेकंड, आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होंगे. एंड डिजाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. कैसे कंट्रोल से उसी बेसिस पर तो हम डिसाइड करेंगे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, उसमें हम अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की लेंगे, उसके एनवायरमेंट को समझेंगे और इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे, तो उसी के बेसिस पर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हैं. तो उसके लिए भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है वो हम डिजाइन कर पाएंगे. राइट, तो ये 3 बेनिफिट्स है. ये बेनिफिट्स और इंटरनल कंट्रोल की जो डेफिनेशन थी वो नवंबर 22 में 4 मार्क्स में पूछी गई है. राइट, 3 या 4 मार्क्स में थे, आई एम नॉट श्योर. तो बेनिफिट्स फिर से पूछने के चांसेस कम है, बट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में भी आ सकती है. राइट, तो उस तरह से कीजिएगा. चलिए, ये फिर इलस्ट्रेशंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा. Then study various aspects of internal control is divided into 4 sections. Internal control को समझने के लिए 4 अलग अलग डिवीजन किए हुए हैं, वो सारे ये हमें समझने हैं. उसमें जो फर्स्ट है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो समझते हैं. पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड टू एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क दैट threaten to the achievement of any of the entity's objectives that concern. इंटरनल कंट्रोल्स है वो इसलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अच्छे से अचीव हो पाए. किसी को खतरा है, लाइक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में अगर किसी में भी खतरा है तो वो ना हो, इसके लिए प्रोसेसेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेड, मेंटेन की जाती है. राइट, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है. राइट, वो हमने डेफिनेशन में समझे, वही है. रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ assets. राइट, ये ऑलरेडी डेफिनेशन में है तो फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है. The way in which internal control is designed, implemented and maintained varies with the entity's size and complexity. राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, साइज कैसी है और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उसके बेसिस पर उसकी डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस डिसाइड होगा. ये सेंटेंस आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है. चलिए, लिमिटेशंस दी है, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस भी है. राइट, हमने 2-3 बार आगे भी आया है कि इंटरनल कंट्रोल्स की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस भी हमें समझनी रहेगी. इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस. इंटरनल कंट्रोल है मतलब ऐसा मान सकते हैं कि ये अच्छे से इंप्लीमेंटेड होंगे और बराबर हर बार फॉलो हुए होंगे, बट वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, गारंटी कभी भी नहीं दे सकता. Internal control, no matter how effective, can provide an entity with only reasonable assurance about achieving the entity's financial reporting objectives. The likelihood of the achievement is affected by inherent limitations of internal control. Right? Second, human judgment in decision making. Reality is that human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal control can occur because of human error.
ह्यूमन एरर्स हो सकती है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स किसी इंसान ने ही बनाए हैं और उन्होंने ही इंप्लीमेंट किए हैं, तो उसके डिसीजन मेकिंग में गलतियां हो सकती है, राइट। तो वो इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी एन एरर इन द डिजाइन ऑफ और इन द चेंज टू अ कंट्रोल, राइट। Third, lack of understanding the purpose. Equally, the operation of a control may not be effective, such as where information produced for the purposes of internal control, for example, an exception report is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take appropriate action. अगर इंटरनल कंट्रोल को अच्छे से नहीं समझा है, क्यों वो इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, अगर वो अच्छे से नहीं समझा है, तो जो पर्सन उसे इंप्लीमेंट कर रहा है वो उसका पर्पस नहीं समझा है, तो वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेगा और उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो इंटरनल कंट्रोल क्यों है वो पर्पस समझना चाहिए, तभी वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएंगे, राइट। आपको भी सिर्फ एग्जाम में पास नहीं होना है, आपको भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप एग्जाम अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। वरना वो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, वो टॉपिक नहीं समझा होगा, तो आप सिर्फ रट के ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर भी ये लिमिटेशन रहेगी। कोल्यूशन अमोंग पीपल, कोल्यूशन मतलब एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर कुछ गलत काम करें। Additionally, controls can be circumvented by the collusion of two or more people or inappropriate management override of internal control. हो सकता है कि दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर कुछ गलत करें, उनके जो कंट्रोल्स हैं उनको सर्कमवेंट करे, ट्राई करे उनको बाईपास करने की, या फिर मैनेजमेंट है वो इंटरनल कंट्रोल्स ओवरराइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट में एंटर or into side agreements with customer that alter the terms and conditions of the entity's standard cell contract, which may result in improper revenue recognition. Also, audit checks in a software program that are designed to identify and report transactions that exceed specified credit limits may be overridden or disabled. हो सकता है कि साइड एग्रीमेंट्स करे मैनेजमेंट कस्टमर के साथ, राइट, और वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है वो बुक्स में कभी दिखाए ना, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी कस्टमर रिलेटेड पार्टी है तो उसको क्रेडिट लिमिट ज्यादा दे दे, राइट, तो ऐसे चीजें हो सकती है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स ओवरराइड कर सकता है। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, फर्दर in designing and implementing controls, management may make judgments on the nature and extent of the controls it chooses to implement and the nature and extent of the risk it chooses to assume, right? अब इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ रखने हैं, कितने एक्सटेंट तक रखने हैं, वो सारे मैनेजमेंट के जजमेंट के बेसिस पर होंगे, राइट। वो शायद करंट सिचुएशन के हिसाब से, फ्यूचर की सारी सिचुएशन कवर अप ना हो, राइट, तो वहां पर प्रॉब्लम रहेगी, राइट। वो कितने कंट्रोल्स रखना चाहती है और कुछ चीजें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो अज्यूम करके रखेगी, बट सारे ही रिस्क कवर अप कभी नहीं हो सकते, राइट। Then limitations in case of a small entities. Smaller entities often have a fewer employees, due to which segregation of duties is not practicable. However, in a small owner-managed entity, the owner management may be able to exercise more effective oversight than in a larger entity. छोटी एंटिटीज होगी तो उसमें मैनेजर ओनर एक ही होंगे, राइट, तो उसमें ओनर जो है वो खुद कंट्रोल रख पाएगा, उनको सभी चीजें पता होगी, तो वहां पर दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते, वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना भी काफी डिफिकल्ट हो सकता है। This oversight may compensate for the generally more limited opportunities for segregation of duties. वहां पर segregation of duties भी कम होगी। segregation of duties मतलब एक पूरा काम, पूरी प्रोसेस एक ही इंसान करेगा तो वो कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना चाहिए, मतलब जो परचेज ऑर्डर बना रहा है वो पेमेंट नहीं करना चाहिए, राइट, या फिर जो परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड कर रहा है वो रिसीव वगैरह ना करे, मतलब सभी के काम अलग अलग होने चाहिए, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल एंटिटीज में वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जनरली नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जनरली ओनर है वो ओवरलुक करेगा, ओवरसाइट करेगा, सब कुछ चीजें देखेगा, तो प्रॉब्लम कम होगी। On the other hand, the owner manager may be more able to override controls because the system of internal control is less structured. पर वहां पर ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि ओनर मैनेजर है वो ओवरराइड कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, राइट, क्योंकि वहां पर तो कंट्रोल्स वैसे ही अच्छे नहीं होंगे, लेस स्ट्रक्चर्ड होंगे, तो वहां पर ओनर मैनेजर जो है वो ओवरराइड कर सकते हैं। This is taken into account by the auditor when identifying risks of material misstatement due to fraud. ये जब भी हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड जब असेस करेंगे तब हमें ये ध्यान में रखना होगा, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा। तो हमें यहाँ पर 6 लिमिटेशंस दी गई है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स,
तो वो एक बार फटाफट याद कर लेते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछने के चांसेस, राइट। फर्स्ट वन, इंटरनल कंट्रोल्स कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, then lack of understanding of the purpose, then collusion among people, then judgment by management and limitations in case of a small entities, right। ये descriptive question में आ सकता है, important है। चलिए, देन कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट, सारे ही कंट्रोल्स, हमने आगे का पैराग्राफ देखा था, राइट, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंट्रोल्स ही हम ऑडिट में देखेंगे, बट सारे ही कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिगार्डिंग है, रिलेटेड है, वो सारे ही कंट्रोल्स हम नहीं देखेंगे। तो कौन से कंट्रोल्स हमें देखने चाहिए, वो हमारे लिए रिलेवेंट होंगे। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड द controls it implements to provide reasonable assurance about their achievement. The entity's objectives and therefore controls relate to financial reporting, operations and compliance. However, not all of the objectives and controls are relevant to the auditor's risk assessment. बहुत सारे controls होंगे, right, regarding financial reporting, but सारे ही हमारे लिए important नहीं होंगे। Auditors के risk assessment के लिए अलग-अलग relevant हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये पूरा पैराग्राफ दे दिया और सिर्फ इतना पूछ लिया एक्सप्लेन, तो उसमें हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो ये जो पैराग्राफ्स दिए हुए होते हैं ना बुक में, वो भी अच्छे से पढ़ने होते हैं क्योंकि वही आपके क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो अच्छे से समझिएगा, जो करिए वो अच्छे से कीजिएगा। तो कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर अ कंट्रोल individually or in combination with others is relevant to the audit may include such matters as the following. Materiality, जो मटीरियल होंगे वो हम देखेंगे, इममटीरियल कंट्रोल्स को इग्नोर करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, रिस्क कितना सिग्निफिकेंट है, अगर सिग्निफिकेंट ज्यादा होगा, राइट, तो हम उसके कंट्रोल्स हमें अच्छे से देखने रहेंगे, वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएंगे। साइज ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के साइज के हिसाब से कितने कंट्रोल्स देखने हैं। नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक, एंटिटी है उसके बिजनेस का नेचर कैसा है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी देखने रहेंगे। डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस, उसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन है, राइट, और कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो भी देखनी रहेगी। एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कौन सी होगी, राइट, वो देखना है। Circumstances and the applicable components of internal कौन से circumstances में क्या क्या हो सकता है और applicable component कौन से हैं internal control के। Nature and complexity of the system that are part of the entity's internal control including the use of service organization. Nature और complexity of the system, system मतलब कि जनरली अकाउंटिंग सिस्टम हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट होगी, राइट, तो वो सिस्टम हमें समझना है। अब क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही होता है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें समझनी है और उसका नेचर और उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज है। टेली वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर है तो वो जनरली सभी को आते होते हैं, राइट, सीए ऑडिटर करने चाहते हैं तो उनको आते ही होते हैं, बट कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है, कुछ ईआरपीस बहुत बड़े होते हैं, एसएपी वगैरह हो गया तो वो काफी डिफिकल्ट होता है कि सभी लोगों को नहीं आता है, तो उसके हिसाब से भी देखने रहेंगे कि उसमें कितने कंट्रोल्स है, राइट। तो वो नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम आर पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि अगर जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी ने किसी और को आउटसोर्स किया है अपना अकाउंटिंग, राइट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। यहाँ पर वही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसके लिए अलग से ऐसे भी है, राइट, बट वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, राइट। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर अकाउंटिंग वहां पर होती है, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल्स हमें समझने पड़ेंगे क्योंकि वहां पर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएगी। एंड वेदर एंड हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर्स प्रिवेंट्स और डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और किस तरह से वो कंट्रोल है, राइट, वो किसी मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करता है या फिर डिटेक्ट एंड करेक्ट करता है, वो समझना रहेगा, राइट। उस फैक्टर्स के बेसिस पर हमें डिसाइड करना रहेगा। यहाँ पर हमें वेरियस फैक्टर्स दिए, 9 फैक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट, मटेरियलिटी देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज ऑपरेशंस, देन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट, उसका क्या क्या एप्लीकेबल है, देन सर्कमस्टांसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, then nature and complexity of the system including service organization and how specific controls, right, individually and in aggregate with other controls prevent
और डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हमें देखने रहेंगे। चलिए, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट अच्छे से करके जाइएगा। देन कंट्रोल ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हम चेक कर रहे हैं, जिससे हम यूज कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस या फिर ऑडिट प्रोसीजर में यूज करने वाले बेस बन रहा है, वो सारी ही इंफॉर्मेशन कंप्लीट और एक्यूरेट होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन ऊपर कौन से कंट्रोल्स है वो हमारे लिए रिलेवेंट होंगे। कंट्रोल्स ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मे बी रिलेवेंट टू द ऑडिट इफ द ऑडिटर इंटेंड्स टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर प्रोसीजर्स। हमारे फर्दर प्रोसीजर्स के लिए अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट है, हमें यूज करने वाले हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल्स कौन से थे वो भी हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड prices to record of sales volume, the auditor considers the accuracy of the price information and the completeness and accuracy of the sales volume data. अगर हमें जो भी एक फिक्स प्राइस है, राइट, उस बेसिस पर सेल्स होता है, तो अगर हमें सेल्स का रेवेन्यू का डेटा अगर चेक करना है, तो वो जो प्राइस किस तरह से और एक्चुअल में सेल्स वॉल्यूम कितना है, कितना हुआ है, वो चेक करना रहेगा कि वो बराबर है कि नहीं। तो ही हम रेवेन्यू या फिर सेल्स को बराबर है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। डेटा बराबर होगा तो ही उसका आउटकम बराबर होगा, और डेटा को बराबर होने के लिए उसके ऊपर कितने अच्छे कंट्रोल से वो देखना रहेगा। Controls relating to operations and compliance objective may also be relevant to an audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying audit procedures. Right? आपको समझ में आ रहा होगा। Then internal control over safeguarding of assets. Internal control over safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use or disposition may include controls relating to both financial reporting and operation objectives. जो भी safeguarding of assets है उसके रिलेवेंट जो कंट्रोल, उसके रिलेटेड जो कंट्रोल्स है, राइट, वो एक तो अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन रिगार्डिंग होंगे, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी फर्क पड़ेगा एज वेल एज ऑपरेशंस को भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी एसेट है मिसयूज हो रही है या फिर चोरी हो गई, तो उसका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल में स्टेटमेंट्स में भी आएगा और ऑपरेशंस को भी नुकसान होगा ही, राइट। तो वो सारी चीजें कवर अप होगी, उसके लिए कंट्रोल्स होने चाहिए। The auditor's consideration of such controls is generally limited to those relevant to the reliability of financial reporting. For example, use of access controls such as password that limit access to the data and programs that progress cash disbursement may be relevant to financial statement audit. जो भी कैश डिसबर्समेंट के लिए जो भी कंट्रोल्स है, राइट, लाइक पासवर्ड वगैरह हो गया, राइट, दूसरे कोई लिमिट्स वगैरह है, तो वो सारी चीजें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड है, तो वो ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट है। Conversely, safeguarding controls relating to operational objectives, such as controls to prevent the excessive use of materials in production, generally are not relevant to financial statement audit. But अगर ज्यादा यूज हो रहा है अगर कोई भी मटेरियल वगैरह का, तो वो कंट्रोल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड नहीं है, तो वो ऑडिटर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये सारी चीजें आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये जो सारे ही पैराग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, तो ये उस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। कंट्रोल्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एन ऑडिट। An entity generally has controls relating to objectives that are not relevant to an audit and therefore need not be considered. For example, an entity may rely on a sophisticated system of automated controls to provide efficient and effective operations, such as an airline system of automated controls to maintain flight schedules, but these controls ordinarily would not be relevant to the audit. कुछ कंट्रोल्स होंगे जो स्पेसिफिकली ऑपरेशंस के लिए होंगे, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को उससे कुछ मतलब नहीं होगा, तो वो कंट्रोल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एयरलाइन का एग्जांपल दिया हुआ है कि उनका जो शेड्यूलिंग वगैरह है वो पूरा ही ऑटोमेटेड है, राइट, वो काफी इफेक्टिव है, बट उसके रिलेटेड कंट्रोल्स हमें चेक करने जरूरी नहीं है, वो सिस्टम भी हमें समझनी जरूरी नहीं है। Further, although internal control applies to entire entity or to any of its operating units or business process, an understanding of internal control relating to each of the entity's operating units and business process may not be relevant to the audit. तो सारे ही यूनिट्स या फिर जो भी बिजनेस है, राइट, वो सारे ही कंट्रोल, सारी प्रोसेसेस हमें समझनी जरूरी नहीं है, उसके रिलेवेंट कंट्रोल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है ना। चलिए, the statute may require the auditor to report on compliance with certain internal controls. In certain circumstances, the statute or regulation governing the entity may require the auditor to report on compliance with certain specific aspects of internal controls as a result. The auditor's review of internal control may be broader and more detailed.
जहां पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूट बोल रहा है कि आप इंटरनल कंट्रोल पर अपना रिपोर्ट दीजिए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हमें इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से देखने रहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमारा ओपिनियन भी आएगा, हमारा रिपोर्ट भी आएगा, तब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑडिटर की, तो इसीलिए वहां पर हमारा जो स्कोप है वो ब्रॉडर वाइडर हो जाएगा। सिंपल। तो ये चारों ही पैराग्राफ है, उसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, तो उस तरह से पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल्स। किस तरह से समझना है और कितने एक्सटेंट तक समझना है रिलेवेंट कंट्रोल्स को। इवेल्युएटिंग द डिजाइन ऑफ अ कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग वेदर द कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कंट्रोल्स इज कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल misstatements. Implementation of a control means the control exists and that the entity is using it. There is a little point in assessing the implementation of a control that is not effective, and so the design of controls is considered first. An improperly designed control may represent a significant deficiency in internal controls. इंटरनल कंट्रोल के लिए पहले तो डिजाइन देखनी चाहिए कि वो डिजाइन अच्छे से हुए हैं या नहीं। अगर डिजाइन अच्छे से है तो इंप्लीमेंटेशन देखना रहेगा कि इंप्लीमेंटेशन बराबर है या नहीं। इंप्लीमेंटेशन अच्छा है या नहीं, उसके लिए पहले तो देखना रहेगा डिजाइन बराबर है कि नहीं। इंप्लीमेंटेशन हमें लग रहा है कि गड़बड़ है उसमें, तो हो सकता है कि डिजाइन ही अच्छे से ना हुए, राइट। तो पहले तो डिजाइन अगर बराबर नहीं है, उसमें डेफिशिएंसी है, तो वो कंट्रोल्स काफी खराब है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानी जाएगी। Risk assessment procedure to obtain audit evidence about the design and implementation of relevant controls may include inquiring of entities personnel। हम risk assessment procedure करेंगे internal control को समझने के लिए। उसमें क्या क्या कवर अप होगा? सबसे पहले तो जो एंटिटी के पर्सनल है उनसे हम इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स जो है, राइट, उनकी एप्लीकेशन बराबर हुई है या नहीं, राइट, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, उसके रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, वो हम इंस्पेक्ट करेंगे। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट, उसमें से हम ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करेंगे ताकि पता चले कि कंट्रोल्स बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसके रिस्क असेसमेंट में क्या क्या कवर अप होगा? Inquiring entities personnel, then observing the application of specific controls, inspecting documents and reports, and tracing the transactions from financial reporting information system. Inquiry alone, however, is not sufficient for such purposes. किसी के लिए भी inquiry sufficient appropriate audit evidence नहीं है, right? वो हमने chapter 3 part 1 ऐसे 500 में समझा है in detail. Then obtaining an understanding of an entity's control is not sufficient to test their operating effectiveness unless there is some automation that provides for the consistent operation of the control. हमें सिर्फ एंटिटी के कंट्रोल्स है, राइट, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली, उससे ये नहीं पता चलेगा कि हाँ चलो कंट्रोल्स भी होंगे, इंप्लीमेंटेड होंगे, बराबर ही होंगे, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं मान सकता। हाँ, वहां पर ऑटोमेशन है तो जरूर मान सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होगा कि एक बार इंप्लीमेंट हो गया वो होगा ही, उस ऑटोमेशन को जनरली ओवरराइड नहीं किया जा सकता। पर जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा है, कंट्रोल से वो ह्यूमन ओरिएंटेड या ह्यूमन इंटरवेंटेड है, तो वहां पर ज्यादा रिस्क हो सकता है, राइट। मैनुअल कंट्रोल्स ज्यादा रिस्की हो सकते हैं कंपेयर टू ऑटोमेटेड कंट्रोल, राइट। तो वो हमें देखना रहेगा। ऑटोमेशन है तो इट्स फाइन, अदरवाइज हम सिर्फ ऐसा नहीं मान सकते कि चलो कंट्रोल से तो अच्छे ही होंगे, राइट। ये एग्जाम्पल है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। Components of internal control. The division of internal control into the following 5 components provides a useful framework for auditors to consider how different aspects of an entity's internal control may affect the audit. ये जो components of internal control है उनको 5 parts में divide किया हुआ है, वो समझना रहेगा। सबसे पहला है control environment, component of internal control। जो control environment है, कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है। हमने ये आगे थोड़ा सा रेफरेंस आया था तो वो पार्ट 1 में कवर अप किया था। जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मैनेजर्स हैं, उनके TCWGs वगैरह है, वो किस तरह से एथिक्स पास ऑन करते हैं, वैल्यूज पास ऑन करते हैं अपने एम्प्लॉइज को, उस हिसाब से देख सकते हैं कि कंट्रोल्स किस तरह से इंप्लीमेंटेड होंगे, वो कितने इफेक्टिव होंगे। अगर अच्छे से एथिक्स वैल्यूज पास ऑन की गई है तो एम्प्लॉइज खुद भी समझेंगे और वो खुद भी अच्छे से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना मानेंगे, वो भी एथिकल रहेंगे। बट अगर मैनेजमेंट है, TCWG है, वही अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ, तो एम्प्लॉय भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
राइट। प्लस वहां पर ऑनेस्टी किस तरह से है, सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज किस तरह से है, राइट। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय होंगे तो वहां पर एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर कंट्रोल्स ओवरराइड हो सकते हैं, राइट। कंट्रोल्स काफी इफेक्टिव होने चाहिए वहां, वरना वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, राइट। तो वो भी हमें देखना रहेगा, समझना रहेगा। The auditor shall obtain an understanding of the control environment. As part of the obtaining this understanding, the auditor shall evaluate whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior. क्या मैनेजमेंट ने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया है, राइट, और मेंटेन किया है ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, एंड स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरमेंट एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और जितना कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वो कलेक्टिवली दूसरे कंपोनेंट्स होंगे इंटरनल कंट्रोल के, वो भी अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो फाउंडेशन कहलाया जाएगा, उसके ऊपर बाकी सारे कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स होंगे वो रहेंगे, राइट। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, राइट, उसे हमें कंसिडर करना रहेगा। What is included in control environment? Control environment includes governance and management function. कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नेंस किस तरह से होता है, गवर्न किस तरह से कर रहे हैं, और मैनेजमेंट के फंक्शंस कवर अप होंगे, एंड द एटीट्यूड्स अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। एटीट्यूड किस तरह से पॉजिटिव, राइट, उस तरह से कंसिडर करेंगे, अवेयर है कि नहीं वो सारे अपडेट्स चेंजेस वगैरह से, और कैसे एक्शंस लेते हैं टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, वो कंसिडर करेंगे। The control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. टोन उनका किस तरह से टोन है, क्या पॉजिटिविटी है, राइट, एथिक्स, ऑनेस्टी, वो सारी चीजें कवर अप होगी। ये दोनों ही चीजें आई थिंक नवंबर 22 में पूछी गई है 4 मार्क्स में, राइट। ये पॉइंट एक और ये दूसरा, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट को कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट कर सकते हैं वो समझते हैं। Elements of the control environment that may be relevant when obtaining an understanding of the control environment include the following: communication and enforcement of integrity and ethical values. These are essential elements that influence the effectiveness of the design, administration and monitoring of controls. इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज है वो किस तरह से कम्युनिकेट किए हुए हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू द एम्प्लॉइज, और किस तरह से वो एनफोर्स किए गए हैं, राइट, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी अच्छे से कम्युनिकेट और एनफोर्स हुए तो वो अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बन सकता है, और वहां पर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हो सकता है, उसका डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग काफी इफेक्टिव हो जाएगा। सेकंड, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस matters such as management's consideration of the competence levels for particular jobs and how those levels translate into requisite skills and knowledge. किस तरह से किसी की competence को skills and knowledge में convert किया गया है, या फिर किस तरह से उनका benefit लिया गया है। जो employees जिस तरह से skilled या फिर knowledgeable है, जो उनकी competence है उसी हिसाब से उनके पास से काम करना चाहिए, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, उनको भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, काम करने में मजा आएगा, एरर्स और फ्रॉड के चांसेस कम हो सकते हैं, कंट्रोल्स अच्छे से मेंटेन हो पाएंगे। देन पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी। एट्रीब्यूट्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी सच एज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस है वो मैनेजमेंट से अलग होंगे तो वो गवर्न अच्छे से कर पाएंगे, मैनेजमेंट की कोई गलती होगी तो वो अच्छे से सुन पाएंगे, बाकी अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो कुछ मतलब नहीं है दोज चार्ज विथ गवर्नेंस का। Their experience and stature, उनका एक्सपीरियंस क्या है और उनका काइंड ऑफ हुद्दा वगैरह क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। The extent of their involvement and the information they receive and the scrutiny of activities. उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है, उनके पास कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑपरेशंस, राइट, और वो किस तरह से एक्टिविटीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं वो भी मैटर करेगा। वो अच्छे से जितना ध्यान देंगे, इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। The appropriateness of their actions, including the degree to which difficult questions are raised and pursued with management, and their interaction with internal and external auditors. वो इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ किस तरह से काम करते हैं, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं उनको किस तरह से वो रिजोल्व करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये 4 चीजें हैं रिगार्डिंग टीसीडब्ल्यूजी, ये भी पूरा एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। Then management's philosophy and operating style.
कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मैनेजमेंट्स अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क आते हैं उनको किस तरह से अप्रोच करते हैं, राइट, क्योंकि उनका ही एटीट्यूड ऐसा हो कि ओ बाप रे हमारे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, मतलब रोने लगे, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो एम्प्लॉयज भी अच्छे से काम कर पाएंगे, राइट, बाकी वो भी डर जाएंगे तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका अप्रोच वगैरह कैसा है और वो किस तरह से मैनेज करता है बिजनेस रिस्क को। एटीट्यूड्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को किस तरह से वो लोग देखते हैं, जस्ट एज एडमिनिस्ट्रेशन टास्क या फिर इट्स अ वैल्यू एडिशन थिंग कि जिससे इन फ्यूचर भी उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। अगर उस तरह से देखेंगे, उसे एज अ पॉजिटिव वे में पॉजिटिव एटीट्यूड से लेंगे तो उसके लिए मेहनत करेंगे, बाकी उसे इग्नोर कर सकते हैं। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शंस एंड पर्सनल, उनका एटीट्यूड किस तरह का है रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि अब जो सारी चीजें हैं वो सिस्टम थ्रू होती है, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अकाउंटिंग वगैरह होता है, तो उनके लिए क्या उनका मानना रहे, उनकी फिलोसॉफी क्या है, ये भी इटसेल्फ क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्रिप्टिव। Organizational structure, the framework within which an entity's activities for achieving the objectives are planned, executed, controlled and reviewed. जो भी एक्टिविटीज करते हैं ऑब्जेक्टिव से अचीव करने के लिए, राइट, उनको पहले प्लान करेंगे, देन एग्जीक्यूट करेंगे, देन कंट्रोल करेंगे और टाइमली रिव्यू भी करना रहेगा, राइट। तो वो कौन कैसे किस तरह से करता है, उनका फ्रेमवर्क क्या है वो समझना होगा, वो भी एलिमेंट होगा इन कंट्रोल एनवायरनमेंट के लिए। Then assignment of authority and responsibility matters such as how authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting relationships and authorization hierarchies are established. किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑथोरिटीज है वो पास ऑन की जाती है। ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। आप बिना ऑथोरिटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर सकते, राइट, और सिर्फ ऑथोरिटी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी वो बेनिफिशियल नहीं है। तो वो किस तरह से किसको पास ऑन किए, उनमें हायरार्कीज वगैरह क्या है, वो सब कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट रिलेट टू फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपेंसेशन एंड रेमेडियल एक्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या पॉलिसीज है, उनसे भी कंट्रोल एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट के, ये सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, राइट। Then the next component of internal control, entities risk assessment process. Entity अपने लिए क्या रिस्क असेसमेंट करती है, राइट, क्योंकि बिजनेस रिस्क हो सकता है, वहां भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क हो ही सकता है ना। किसी को पसंद नहीं होगा कि उनके एम्प्लॉइज उनके साथ फ्रॉड करे या कोई एरर करे, राइट। तो वो किस तरह से रिस्क असेस करते हैं, उनके प्रोसीजर्स क्या है वो समझनी रहेगी। ऑडिटर तो अपने ऑडिट के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेगा, बट क्या एंटिटी के पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं या नहीं, वो भी हमें समझना रहेगा। अगर वो करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं वो भी हम समझेंगे। The auditor shall obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risk relevant to financial reporting objectives. ऑडिटर को समझना होगा कि क्या एंटिटी है वो खुद बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करती है या नहीं। पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड होंगे वही। Then estimating the significance of the risk, उनका रिस्क कितना हो सकता है उसे एस्टिमेट करना। Assessing the likelihood of their occurrence, उसके होने के चांसेस कितने हैं, likelihood वो असेस करेंगे। And deciding about actions to address those risk, और वो रिस्क होंगे तो किस तरह से उसे एड्रेस किया जाएगा वो डिसाइड करना। वो किस तरह से करते हैं वो समझना रहेगा। 4 चीजें हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, बिजनेस रिस्क रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड, एस्टिमेटिंग द रिस्क, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। Third, assessing the likelihood of such risk, and fourth, deciding how to address such risk. Right? ये भी descriptive question में आ सकता है। Simple है, easy है, आप याद रख सकते हैं इसलिए। The entity's risk assessment process forms the basis for the risks to be managed. कौन सा रिस्क मैनेज करने रहेंगे उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेस बनेगा। If that process is appropriate, it would assist the auditor in identifying risks of material misstatement. Whether the entity's risk assessment process is appropriate to the circumstances is a matter of judgment. But वो हमारे लिए बराबर है या नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से बराबर है या नहीं, वो जजमेंटल क्वेश्चन रहेगा, राइट। वो ऑडिटर को डिसाइड करना रहेगा। The information system, including the related business process relevant to financial reporting and communication, component of control environment. तीसरा जो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल एक्चुअली, तो वो क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। अब बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के तो कुछ नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट
राइट। तो उसीलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी हमें समझना रहेगा, वो भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट रहेगा। तो ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग आर एज। हमें अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड होगी वो सारी ही समझनी रहेगी, इसीलिए अलग चैप्टर भी है वैसे तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वो हम इसके बाद वाले सेशन में कवर अप करेंगे, तो वहां पर इन डिटेल समझना रहेगा। बट यहाँ पर भी हमें इंटरनल कंट्रोल को समझेंगे, उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी रहेगी। तो वो क्या होगी? द क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होंगे एंटिटी के, बिजनेस के, वो समझ रहे होंगे। प्रोसीजर बाय विच दोस ट्रांजैक्शन आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, करेक्टेड एज नेसेसरी, ट्रांसफर्ड टू द जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से प्रोसेड होते हैं, राइट। इनिशिएट कौन करता है, कैसे करता है, रिकॉर्डिंग, प्रोसेस, करेक्शन वगैरह सब कुछ किस तरह से होता है, और फिर वो जनरल लेजर में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, वो सारी चीजें समझनी रहेगी। Related accounting records, supporting information and specific accounts in the financial statements that are used to initiate, record, process and report transaction. कौन से records होंगे वो मेंटेन होते हैं, किस तरह से वो सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, किस बेसिस पर वो इनिशिएट, रिकॉर्ड वगैरह सारी चीजें होगी, प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग होगी, वो सब कुछ समझना रहेगा। How the information system captures events and conditions that are significant to the financial statement. जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होंगे तो वो किस तरह से सिग्निफिकेंट है, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कंसिडर करना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रिपेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरह से, एंटिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है वो किस तरह से है। कंट्रोल्स सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज, और जो जर्नल एंट्रीज करने के लिए जो कंट्रोल्स है, राइट, वो कंट्रोल्स क्या है वो समझना रहेगा। ये भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अच्छे से करिएगा। Communicating financial roles and responsibilities, obtaining an understanding by the auditor. The auditor shall obtain an understanding of how the entity communicates financial reporting roles and responsibilities, communication between management and TCWG, and external communications such as those with regulatory authority. जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसका मतलब ही क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना और कम्युनिकेट करना टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, राइट। तो पहले तो मैनेजमेंट है वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में इन्वॉल्व होता है जनरली। तो मैनेजमेंट से टीसीडब्ल्यूजी को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, एंड देन आफ्टर रेगुलेटर्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, वो सारी को किसका क्या काम है, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो भी समझनी रहेगी, राइट। उसी से हमें पता चलेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह किस तरह से होता है, राइट। ये हमारे ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, राइट। चलिए देन फॉलोइंग पॉइंट्स नीड कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। ये जो कम्युनिकेशन रिगार्डिंग है, राइट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके लिए हमें क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन बाय द एंटिटी of the financial reporting roles and responsibilities would involve providing an understanding of individual roles and responsibilities pertaining to internal control over financial reporting. इसमें कवर अप होता है कि जो कम्युनिकेट करना है उसके लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसका क्या रोल्स है, और उसके लिए कौन इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह से और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो समझना रहेगा। Understanding regarding relation of activities, it includes understanding by employees as to how their activities relate to the work of others and the means of reporting exceptions to higher level within the entity. हमें ये समझना है कि एम्प्लॉइज को किस तरह से दूसरे के एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करना रहेगा, रिलेट करना रहेगा, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉइज है उन सभी का काम एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा, तो वो उनको किस तरह से पता है कि किसका काम किससे रिलेवेंट है, रिलेटेड है, और अगर कुछ भी एक्सेप्शंस मिलता है, कुछ भी अनयूजुअल मिलता है, तो हायर अथॉरिटीज को किस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। पॉलिसी मैनुअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स, कम्युनिकेशन may take such form as policy manuals and financial reporting manuals. अलग अलग मैनुअल्स भी हो सकती है जो गाइड करे कि किस तरह से प्रोसीड करना रहेगा, तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे। ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स हेल्प एंश्योर दैट एक्सेप्शंस आर रिपोर्टेड एंड एक्टेड ऑन। अगर ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होगी तो कोई भी एक्सेप्शन है, कुछ भी गलती हुई है, वो सभी एक दूसरे को या फिर जो हायर अथॉरिटी है उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो इजी रहेगा, वो रिजोल्व फटाफट होगा।
Less structured and easier for small entities. Communication may be less structured and easier to achieve in a small entities than in larger entity due to fewer levels of responsibility and management's greater visibility and availability. जनरली स्मॉल एंटिटीज होगी तो उसमें कम्युनिकेशन इजी रहेगा क्योंकि उसमें हायर लेवल जो है वो इजीली अवेलेबल होगा, वो उनको सब कुछ पता भी होगा। जबकि जो लार्जर एंटिटीज है उसमें बहुत सारी हायरार्कीज होगी, जो हायर टॉप मैनेजमेंट है उनको सब कुछ पता ना भी हो, ऐसा हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने रहेंगे, ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। देन कंट्रोल एक्टिविटीज। The auditor shall obtain an understanding of control activities relevant to the audit, which the auditor considers necessary to assess the risks of material misstatement. Control activities किस तरह से controls maintain होता है, क्या activities की जाती है, तो auditor को कौन सी activities consider करनी है जो relevant है financial reporting के लिए। An audit requires an understanding of only those control activities related to significant class of transactions, account balance and disclosure in the financial statements, and the assertions which auditor finds relevant in his risk assessment प्रोसेस। तो वो जो भी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग हम चेक करेंगे, राइट। और जहां पर हमें लग रहा है कि रिस्क असेसमेंट किया है उस हिसाब से जहां पर रिस्क हो सकता है तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे। कंट्रोल एक्टिविटीज आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प एंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट। कंट्रोल एक्टिविटीज से पता चलेगा कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने बताया है, डायरेक्टिव्स है, राइट, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। Control activities, whether within IT or manual system, have various objectives and are applied at various organizational and functional levels, right? वो बहुत सारी जगह पर हो सकता है, IT और manual system थ्रू हो सकता है। क्या क्या है उनके एग्जांपल्स दिए हैं। ऑथोराइजेशन, किसी के ऑथोराइजेशन के बाद ही वो सारी चीज होनी चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है। परफॉर्मेंस रिव्यूज, then information processing, segregation of duties, physical controls, ये सारे ही एग्जांपल्स है कंट्रोल एक्टिविटीज के। फिजिकल कंट्रोल से तो वो असेट्स का हो सकता है, इन्वेंटरी, कैश वगैरह। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक ही पर्सन सब कुछ ना करे, राइट, ऐसी चीजें। परफॉर्मेंस बराबर हो रहा है या नहीं उसका रिव्यू करना, और इन्फॉर्मेशन है वो बराबर प्रोसेस हो रही है या नहीं, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपको पूछ सकते हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रिलेवेंट टू द ऑडिट आर, कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज ऑडिट के लिए रिलेवेंट होगी। Control activities that relate to significant risk and those that relate to risks for which substantive procedure alone do not provide sufficient appropriate audit evidence. Control activities जो significant risk वाली लग रही है, right? या फिर जिसमें सिर्फ substantive procedure से हमें sufficient appropriate audit evidence नहीं मिलेगा, वो control activities हम consider करेंगे। Those that are considered to relevant in the judgment of the auditor, auditor के judgment के हिसाब से जो relevant है। And as part of the risk assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are in the auditor's judgment a significant risk, या फिर जो significant risk लग रहा है उसके लिए होगा। ये आपको descriptive question में पूछ सकता है, right? चलिए, in exercising judgment as to which risks are significant risk, the auditor shall consider at least the following. कौन सा risk significant risk है, right? उसके लिए at least जो नीचे दिए गए points है वो consider करने रहेंगे। Whether the risk is a risk of fraud, अगर वो fraud risk है तो वो significant risk है, obvious है। Whether the risk is related to recent significant economic accounting or other developments like changes in regulatory environment etc. and therefore requires specific attention, क्या वो कोई significant economic accounting, कोई भी ऐसा changes है कि जो important है, regulatory changes है, right? उसके लिए हमें स्पेसिफिक अटेंशन मैनेजमेंट को ध्यान में रखना या फिर ऑडिटर को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे चीजें हैं तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस जितने कॉम्प्लेक्स होंगे रिस्क उतना बढ़ जाएगा। Whether the risk involves significant transaction with related parties, related parties के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो significant risk वाला हो सकता है, वो हमने SF 550 related parties चैप्टर 3 पार्ट 2 में भी कवर अप किया था। The degree of subjectivity in the measurement of financial information related to the risk, especially those measurement involving a wide range of measurement uncertainty. जहां पर uncertainty है, measurement है, वो provision या फिर subjectivity judgment के basis पर है, वहां पर significant risk हो सकता है। और जहां पर uncertainty है like going concern, तो वो significant risk कहलाया जाएगा। And whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business for the entity or that otherwise appear to be unusual, वो normal course of business में नहीं है या फिर unusual लग रहे हैं तो वो significant transactions हो सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स है वो कंसिडर करने रहेंगे, बट ये मई 23 में रिसेंटली पूछा गया है तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांसेस कम है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Identifying significant risks often relate to significant non-routine transactions or judgmental matters. Non-routine transactions are transactions that are unusual due to either size or nature and that therefore occur infrequently. Significant रिस्क है वो हम किसमें जनरली कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर जजमेंटल मैटर्स है, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस है, वो सिग्निफिकेंट रिस्क वाले हो सकते हैं, राइट। वो साइज और नेचर की वजह से अनयूजुअल हो सकते हैं और इनफ्रीक्वेंटली वो मींस फ्रीक्वेंटली नहीं होते, इसलिए भी वो अनयूजुअल कह सकते हैं। Judgment matters may include the development of accounting estimates for which there is significant measurement uncertainty. Accounting estimates है तो वो significant risk वाले हो सकते हैं क्योंकि उसमें uncertainty रहेगी, और specifically जिसमें ज्यादा uncertainty है उसे तो हम consider करेंगे as a significant risk. Significant risks are inherent risk with both a higher likelihood of occurrence and higher magnitude of potential misstatement. सिग्निफिकेंट रिस्क है वो इनहेरेंट रिस्क है क्योंकि उनके जो चांसेस है अकरेंस के वो ज्यादा होंगे, हायर लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, और हायर मैग्नीट्यूड उसकी इंपैक्ट होगी वो बहुत सारी चीजों पर होगी, तो हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है, तो इसीलिए वो इनहेरेंट रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाए जाएंगे। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। तो ऑडिटर असेस assertions affected by a significant risk as a higher risk एज अ हायर इनहेरेंट रिस्क। ऑडिटर को असेस करने चाहिए कि कौन से assertions है वो अफेक्ट करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क को हायर इनहेरेंट रिस्क की वजह से। फॉलोइंग आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी। ये दो चीजें वो हर बार सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाई जाएगी, एक तो फ्रॉड, right, material misstatement, risk of material misstatement due to fraud and significant transactions with related parties, but not in the normal course of business, right। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं। Risk of material misstatement greater for significant non-routine transactions. Risk of material misstatement may be greater for significant non-routine transaction arising from matters such as the following: greater management intervention to specify accounting treatment। जब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है उसमें सिग्निफिकेंट रिस्क कब होगा, राइट, जब जो हायर अथॉरिटी है, मैनेजमेंट है, राइट, उनका इंटरवेंशन ज्यादा होगा तो वो कुछ गलत कर सकते हैं। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम है फिर भी उसमें मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है तो कुछ गलत हो सकता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कैलकुलेशंस है काफी कॉम्प्लेक्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स काफी कॉम्प्लेक्स है तो सिग्निफिकेंट रिस्क। The nature of non-routine transactions which may take it difficult for the entity to implement effective controls over the risk। non-routine transaction है तो मैनेजमेंट या फिर एंटिटी के लिए काफी डिफिकल्ट है टू इंप्लीमेंट द इफेक्टिव कंट्रोल्स, तो वहां पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकते हैं non-routine transaction। ये ऑलरेडी एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर भी पूछ सकते हैं, अच्छे से करिएगा। Risks of material misstatement greater for significant judgmental matters। Risks of material misstatement may be greater for significant judgmental matters that require the development of accounting estimates arising from matters such as the following: accounting principles for accounting estimates or revenue recognition may be subject to differing interpretations। जहां पर judgmental matters है वहां पर भी significant risk हो सकता है। यहां पर जैसे एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, राइट, तो उसमें भी चेंजेस होंगे, राइट, वो भी पर्सन टू पर्सन, एंटिटी टू एंटिटी चेंज हो सकते हैं, राइट, क्योंकि उसमें भी कई बार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ए या बी दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, तो वो हर बार 100% क्लैरिफाई नहीं कर सकते या फिर ऐसे गारंटी नहीं दे सकते कि यही सही है, राइट। उसमें जजमेंट आएगा तो वो जजमेंट इंटरप्रिटेशन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है, तो वहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। Required judgment may be subjective or complex or require assumptions about the effects of future events, for example judgment about fair value, right। जो जजमेंट है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स है, assumptions रहेंगे तो वहां पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। चलो, द लास्ट कंपोनेंट है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज दैट द एंटिटी uses to monitor internal control over financial reporting। इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, क्या करते हैं, वो समझना रहेगा। Monitoring of controls defined. Monitoring of control is a process to assess the effectiveness of internal control performance over time। internal control का जो performance है वो बराबर है या नहीं वो टाइमली चेक करते रहना चाहिए। Helps in assessing the effectiveness of controls on a timely basis। It involves assessing the effectiveness of controls on a timely basis and taking necessary remedial actions।
जो ये कंट्रोल्स है राइट, उसकी इफेक्टिवनेस है वो टाइमली बेसिस पर हमें चेक करनी चाहिए। अगर हम टाइमली बेसिस पर चेक करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है राइट, वो हमें पता चलेगा और हम उसके लिए रेमेडियल एक्शंस भी ले पाएंगे, मतलब मैनेजमेंट ले पाएंगे। तो वो क्या है, वो किस तरह से करते हैं वो समझना रहेगा। मैनेजमेंट अकम्प्लिसेस थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, सेपरेट इवैल्यूएशंस एटसेट्रा। मैनेजमेंट अकम्प्लिसेस मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटीज, सेपरेट इवैल्यूएशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज जो चल रही उसी में चेक कर सकते हैं या फिर सेपरेटली अलग से इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनका। Ongoing monitoring activities are often built into the normal recurring activities of an entity and include regular management and supervisory activities. जो डे टू डे वर्क हो रहा है उसी में कंट्रोल्स बराबर इंप्लीमेंटेड है या नहीं, वो बराबर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करेंगे राइट। दोनों ही हो सकता है, सेपरेटली भी इवैल्यूएशन हो सकता है राइट। जो मैनेजमेंट को बराबर लगेगा, जो सिचुएशन के हिसाब से बराबर होगा उस तरह से करेंगे। Management's monitoring activities include, management's monitoring activities may include using information from communication from external parties such as customer complaints and regulator comments that may indicate problems or highlight areas in the need of improvement. मैनेजमेंट है वो किस तरह से मॉनिटर कर सकता है, एक तो किसी एक्सटर्नल पार्टी के पास से भी उनको मिल सकता है कि आपके कंट्रोल्स बराबर नहीं, कुछ गलतियां, कुछ प्रॉब्लम्स है। वो कस्टमर की कंप्लेंट हो सकती है या फिर रेगुलेटर की कमेंट्स हो सकती है, तो वहां से भी कंसिडर करना रहेगा। इन केस ऑफ अ स्मॉल एंटिटीज, management's monitoring of control is often accomplished by management's or the owner manager's close involvement in operation. This involvement often will identify significant variance from expectations and inaccuracies in financial data, leading to the remedial actions to the control. Generally जो small entities उसमें मैनेजमेंट और ओनर को ही सब कुछ पता होगा, तो वो अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनके लिए रेमेडियल एक्शंस ले पाएंगे। Monitoring of controls if the entity has an internal audit function. Internal audit function होगा तो इंटरनल ऑडिटर भी इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेगा, उसको इंप्रूव करने के लिए ट्राई करेगा राइट, उसके लिए रिपोर्ट करेगा, तो उसमें भी मॉनिटरिंग हो जाएगा वो कंट्रोल्स का, तो वो बेनिफिशियल होगा। तो उसके लिए क्या कंसिडर करना है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस की थी, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। If the entity has an internal audit function, the auditor shall obtain an understanding of the following: internal audit functions, responsibilities, and how the internal audit function fits in the entity's organization structure. सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो किस तरह से इंटरनल ऑडिट कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बराबर है या नहीं। एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड और टू बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और क्या क्या एक्टिविटीज होगी इंटरनल ऑडिट में वो कंसिडर करेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड: इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेवेंट टू द ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होंगे, वो रिलेवेंट होंगे या नहीं, वो कंसिडर करना है। The entity's internal audit function is likely to be relevant to the audit if its activities are related to the entity's financial reporting. अगर internal audit है वो relating to the financial reporting है तो हम consider कर सकते हैं, क्योंकि internal audit में operations में भी cover up होता है, वो operations वगैरह भी check करते हैं कि वो बराबर है या नहीं, उसमें भी economy, efficiency, effectiveness check कर सकते हैं, तो वो statutory auditor के लिए इतना important नहीं होता, but अगर वो financial reporting related है तो वो important होगा। Also, if the auditor expects to use the work of the internal auditors to modify the audit procedures to be performed, when the auditor determines that the internal audit function is likely to be relevant to the audit, SS 610 applies. कई बार स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर को गाइड भी कर सकता है कि आप इस तरह से प्रोसीजर करिए, एक्सटेंट बता सकता है ताकि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी हेल्प हो। बट ये जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहे तो वैसे 610 अप्लाई होगा, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये थोड़ा सा पार्ट हमने जो चैप्टर 4 का पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया था विथ इंटरनल ऑडिट। Size and structure of the entity. The objectives of an internal audit function vary widely depending on the size and structure of the entity and the requirements of the management. जो entity का size and structure है उनके basis पर internal audit function वेराई होगा, वाइडली वेराई होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या स्कोप में कवर अप होता है, कितना एक्सटेंट उन्होंने चेक किया है, वो सारी चीज। Internal audit function may include the responsibilities of an internal audit function may include, for example, monitoring of internal control, risk management, and review of compliance with laws and regulations. जो internal audit function है, right, उसमें क्या क्या कवर अप होगा, इंटरनल कंट्रोल्स
का मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशन, वो हमने इंटरनल ऑडिट में डिस्कस किया था, राइट। On the other hand, the responsibilities of the internal audit function may be limited to the review of the economy, efficiency and effectiveness of operations, for example, and accordingly may not relate to and it is financial reporting. कई बार वो सिर्फ इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में ही हो सकता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया और वो पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। अगर ऐसा है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो हम उनका काम यूज नहीं कर पाएंगे। External auditors activities on the basis of internal audit activities. If the internal audit functions responsibilities are related to the entity's financial reporting, the external auditor's consideration of the activities performed may include review of internal audit functions, audit plan for the period. अगर internal auditor है वो financial reporting related work कर रहा है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उनका काम देखेगा, उनका ऑडिट प्लान वगैरह भी देखेगा कि कितना उनके लिए रिलेवेंट रहेगा, राइट। ये सारी चीजें कवर अप होती है मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो रहा, राइट। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से करिएगा। Then satisfactory control environment not an absolute deterrent to fraud. अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्टरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर फ्रॉड हो ही नहीं सकता, वो फ्रॉड को पूरा ही रोक देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, राइट। वो सिर्फ फ्रॉड को कम कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, राइट। वहां पर चांसेस तो है कि कुछ भी हो सकता है गलत, राइट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, बट वो अच्छा है, सेटिस्फैक्टरी, दैट डजंट मीन कि फ्रॉड है ही नहीं। हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है, और अगर कुछ भी गलत लगे तो हमें देखना रहेगा, राइट। ये पैराग्राफ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। जो इंटरनल कंट्रोल अब तक हमने समझे, उसे इवैल्यूएट करना होगा कि वो बराबर है या नहीं, राइट। वो भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स अगर बराबर होंगे तो हम उनके ऊपर रिलाई करेंगे और उनके बेसिस पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से मींस सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, उससे हम उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट हम डिसाइड कर पाए। उसके क्या बेनिफिट्स है वो हमें यहाँ पर समझाया हुआ है, वहां से स्टार्ट करते हैं। Review of internal control will enable the auditor to know whether errors and frauds are likely to be located in the ordinary course of operations of the business. क्या errors और frauds मिल सकते हैं, क्या business operations में हो सकते हैं या नहीं, वो हमें पता चलेगा। कंट्रोल्स अगर काफी इफेक्टिव है तो काफी चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। Whether an adequate internal control system in use and operating as planned by the management, क्या इंटरनल कंट्रोल जो एडिक्वेट रिक्वायर्ड थी, जो प्लान की थी, उसी हिसाब से इंप्लीमेंटेड है या नहीं, वो हम देख पाएंगे, पता चलेगा। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है वो बराबर काम कर रहा है या नहीं। Whether any administrative control has bearing on his work, for example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak, there is a likelihood of dummy names being included in the wages sheet and this is relevant for the auditor. जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो बराबर है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अगर एचआर डिपार्टमेंट जो है, राइट, उसमें अगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि डमी वर्कर्स और कुछ गलत हो सकता है, उनको जो वेजेस पे कर रहे हैं वो मैनेजमेंट या फिर जो पर्सन इन्वॉल्व है वो अपने पॉकेट में रख सकता है और गलत पेमेंट कर सकता है, राइट। इन्फ्लेटिंग द पेमेंट हो सकता है। ये किस तरह से फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं वो हम चैप्टर 5 में कवर अप करेंगे। Whether the controls adequately safeguard the assets, जो assets है उनको safeguard, वो कंट्रोल से वो अच्छे से safeguard कर रहे हैं या नहीं। How far and how adequately the management is discharging its function in so far as correct recording of transaction is concerned, किस तरह से मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है रिगार्डिंग द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट, क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट कैन बी, जो रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारे कितने रिलायबल है वो पता चलेगा। एक्सटेंट एंड द डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन दैट नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, जो एक्सटेंट है और डेप्थ है एग्जामिनेशन की, राइट, हमें कितना चेक करना चाहिए वेरियस एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, वो हमें पता चल पाएगा। व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीजर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, क्या हमें ऑडिट टेक्निक्स करनी चाहिए, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स करनी चाहिए, ये सिचुएशन में हमें पता चल पाएगा। व्हाट आर द एरियाज वेयर द कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इज एक्सेसिव, कहां पर
जो कंट्रोल्स है वो कम है और कहां पर ज्यादा है वो पता चलेगा, एंड whether some worthwhile suggestions can be given to improve the control system, और क्या कोई हम वर्थफुल कोई भी सजेशंस दे पाएंगे कि जिससे इंटरनल कंट्रोल्स इंप्रूव हो पाए, राइट। ये सारे ही बेनिफिट्स है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, काफी इजी है, फटाफट याद रह जाएगा। ये दोनों इलस्ट्रेशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, हमें इंटरनल कंट्रोल को समझने के बाद ही अपना ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद हम पता चल पाएगा कि कौन सी चीज पर हमें फोकस करना है, कौन सी चीज पर फोकस नहीं करना है, कौन सी ऑडिट प्रोसीजर करनी है, ऑडिट टेक्निक यूज कर सकते हैं, एक्सटेंट कितना रखना है, राइट। वो सारी ही चीजें हमें पता चल पाएगी, रिस्क कितना हो सकता है वो सारी चीजें पता चलेगी, कौन सा ऑडिट एरियाज है वो रिस्की है, वहां पर हमें फोकस ज्यादा करना है, वो सारी चीजें, एरर और फ्रॉड के चांसेस कहां पर है, वो सारी चीजें वहां से पता चलेगी। तो उसी हिसाब से हम ऑडिट प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे, राइट। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, क्यों है, किस तरह से, वो हमने चैप्टर 2 में कवर अप किया है, राइट। और अभी हमने बेनिफिट्स इंटरनल कंट्रोल के समझे, तो उससे भी पता चल रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने के लिए वो बेनिफिट्स है वो हेल्पफुल रहेंगे, राइट। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, राइट। इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो उस तरह से पढ़ेगा। देन पेज नंबर 4.31 पर जो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल मेथड्स, कौन सी ऐसी मेथड्स है जिससे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं। अ रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन बी डन बाय अ प्रोसेस ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय द मैनेजमेंट। The first step involves determination of the control and procedure laid down by the management by reading company manuals, study organizational chart and flow charts, and by making suitable inquiries from the officers and employees. The auditor may ascertain the character, scope and efficacy of the control system. Efficacy, efficiency of the control system. ये सारी चीजें हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को समझेंगे, कंपनी के मैनुअल्स को समझेंगे, तो हमें पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह किस तरह से, कितना हमें चेक करना चाहिए, वो सब कुछ। to acquaint himself about how all the accounting information is collected and processed, and to learn the nature of controls that makes the information reliable and protect the company's assets, calls for considerable skill and knowledge. In many cases, very little of this information is available in writing. The auditor must ask the right people to write question if he is to get the information he wants. कई बार ये सारी चीजें हैं वो रिटन फॉर्मेट में नहीं होती है, तो इजीली ऑडिटर को नहीं मिल पाएगी, तो उनको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तो राइट क्वेश्चंस राइट पर्सन को पूछने चाहिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इट वुड बी बेटर इफ he makes written notes of the relevant information and procedure contained in the manual or ascertained on inquiry. उसी के लिए 4 प्रोसीजर्स या फिर 4 मेथड्स दी हुई है, नैरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट, राइट। वो इन डिटेल समझते हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, काफी इजी है, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए नैरेटिव रिकॉर्ड्स, नैरेटिव रिकॉर्ड्स में क्या होगा कि जो कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी के पास कोई भी मैनुअल्स या फिर रिटर्न फॉर्मेट में इंटरनल कंट्रोल्स पॉलिसीज वगैरह नहीं है, तो क्या होगा कि इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए, क्या है वो जानने के लिए, ऑडिटर खुद सब कुछ नरेट करता जाएगा, लिखता जाएगा, जो एंटिटी के स्टाफ मेंबर हैं उनके पास से समझना होगा किस तरह से प्रोसेस करते हैं, और वो उसे मेंशन करना रहेगा, वो नैरेटिव रिकॉर्ड्स बनाते जाएगा, राइट। उसमें क्वेश्चंस पूछेंगे, चेक करेंगे कि बराबर एक्चुअल में हो रहे हैं या नहीं, और उस हिसाब से पूरा ही कंट्रोल का मैनुअल प्रोसेस पॉलिसीज क्या है वो रिकॉर्ड बन जाएगा। दिस इज कंप्लीट एंड एक्सॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को जो दिख रहा है, पता चल रहा है कि क्या एक्चुअल में सिस्टम है, राइट। एक्सॉस्टिव डिस्क्रिप्शन होगा उसका। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड, बट वो पूरा ही रिकॉर्ड बनाने से पहले हमें चेक करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि क्या एक्चुअल में वो कंट्रोल्स है या नहीं। It may be recommended in cases when no formal control system is in operation and would be more suited to small business, जहां पर प्योर प्रॉपर सिस्टम नहीं है, राइट, वहां पर ये चीज कर सकते हैं, राइट। और स्मॉल बिजनेसेस है वहां पर नैरेटिव रिकॉर्ड्स आर एडवाइजेबल। बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ नैरेटिव रिकॉर्ड्स, नैरेटिव रिकॉर्ड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है। कॉम्प्रिहेंडेड इन द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, सारी जो इन प्रोसेस इन ऑपरेशन जो सिस्टम है उनको कॉम्प्रिहेंड करना काफी डिफिकल्ट टास्क है। आइडेंटिफाई वीकनेस और गैप्स इन द सिस्टम
वो जो वीकनेस है और गैप्स है उनको आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो है वही है, क्या होना चाहिए और क्या है वैसे हम चेक नहीं कर सकते। इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीसफलिंग ऑफ मैन पावर एटसेट्रा, और पर्सन चेंज हो जाएंगे तो हो सकता है कि जो ऑपरेशंस जिस तरह से वो पॉलिसीज प्रोसीजर्स हो रही है वो भी चेंज हो जाए, तो वो कंट्रोल्स किसी काम के नहीं है, वो पर्सन पर डिपेंडेबल, राइट। तो ये डिसएडवांटेजेस है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकते हैं, राइट। सिंपल था ये नैरेटिव रिकॉर्ड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक पूरा ही एग्जॉस्टिव लिस्ट होगा कि उसमें जो भी एंगेजमेंट टीम के स्टाफ मेंबर है, राइट, उनको इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि आपको ये काम करना है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्लाइंट के स्टाफ को पूछने रहेंगे कि क्या एक्चुअल में किस तरह से प्रोसीड होता है, राइट। उसमें जनरली यस नो और नॉट एप्लीकेबल ही उनका आंसर आएगा, राइट। तो वो देखते हैं। दिस इज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड और क्वेश्चंस व्हिच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड और आंसर। उसमें इंस्ट्रक्शंस होगी तो उसे फॉलो करना रहेगा, और क्वेश्चंस होंगे तो उनके आंसर उन्हें फिल करने रहेंगे। When he completes instruction, he initials the space against the instruction, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है, क्वेश्चंस है, अगर वो उनको कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद वो इनिशियल कर देगा ताकि अकाउंटेबिलिटी भी पता चले। Answers to the checklist instructions are usually yes, no और not applicable। उनके क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम किए होंगे कि जिसका आंसर yes, no और not applicable ही आएगा। This is again an on-job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of controls। वो कैसे कंट्रोल्स होने चाहिए उस हिसाब से ये पूरा चेकलिस्ट बनाया जाता है, और वो ऑन जॉब करना रहेगा। आपको खुद जाके एंगेजमेंट टीम के किसी स्टाफ को जाके खुद आंसर्स लिखने पड़ेंगे या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी रहेगी। एग्जांपल्स हैं, आर टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, क्या ऑर्डर्स प्लेस करने से पहले टेंडर्स मंगवाए थे, यस नो नॉट एप्लीकेबल। Are the purchase made on the basis of written order, क्या परचेज जो की है वो रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पर है। Is the purchase order form standardized, मतलब अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि हाँ रिटर्न ऑर्डर के बेसिस पर है, इफ यस देन ये एप्लीकेबल होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन में ही नो है तो राइट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, क्योंकि अगर रिटर्न फॉर्मेट में परचेज ऑर्डर ही नहीं बनता है तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो उस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे कि एक के बाद एक आपको अच्छे से आंसर मिल पाए, पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। आर परचेज ऑर्डर फॉर्म्स प्री नंबर्ड, अगर यहाँ पर जो रिटर्न ऑर्डर है वहां पर नो है तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, क्योंकि प्री नंबर्ड फिर हो ही नहीं सकता। Are the inventory control accounts maintained by persons who have nothing to do with custody of work, receipt of inventory, inspection of inventory and purchase of inventory? जिसके पास जो इन्वेंटरी के कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन करता है उनको कस्टडी ऑफ इन्वेंटरी, रिसिप्ट ऑफ इन्वेंटरी या इंस्पेक्शन ऑफ इन्वेंटरी, परचेस ऑफ इन्वेंटरी से कुछ लेना देना नहीं होगा, तो ही वो अच्छे से कंट्रोल अकाउंट मेंटेन कर पाएगा, वरना वो कुछ गलत कर सकता है, राइट। यही तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का एग्जांपल बन जाएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं वो पता चल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। The complete checklist is studied by the principal or manager or senior to ascertain existence of internal control and evaluate its implementation and efficiency। ये जो पूरा ही चेकलिस्ट बन जाएगा वो फिर प्रिंसिपल, मैनेजर, सीनियर जो भी है वो एक पूरा ही चेक करेगा, राइट। उससे पता चलेगा कि इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, राइट। सिंपल। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है वो भी चेकलिस्ट जैसा होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर जनरली यस नो और नॉट एप्लीकेबल होगा। बट ये क्वेश्चंस हम मैनेजमेंट को देंगे कि भाई मैनेजमेंट आप फिल करके दीजिए हमें कि ये बराबर है या नहीं, राइट। जबकि चेकलिस्ट क्या था, वो जो एंगेजमेंट टीम का स्टाफ मेंबर था वो चेक करता है और वो फिल करता था। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो खुद हमें फिल करके देंगे, वो पूरा ही हम क्वेश्चनर दे देंगे, वो फिल करके देंगे। उसके बाद हमें अगर कुछ डिस्कस करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकते। This is a comprehensive series of questions concerning internal control. This is the most widely used form for collecting information about the existence, operations and efficiency of internal control in an organization, right? Comprehensive questions होंगे, ये सबसे ज्यादा यूज होता है ताकि पता चले कि इंटरनल कंट्रोल से वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऑपरेटिंग है या नहीं और एफिशिएंट है या नहीं। An important advantage of the questionnaire approach is that oversight or omission of significant internal control review procedure is less likely to occur with this method। इसमें सबसे कम चांसेस है कि कोई भी चीज है वो ओवरसाइट हो जाए, कुछ भी ना पता चले, ओमिट हो जाए कोई भी सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल, ऐसे चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि ये पूरा ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनर होगा।
With a proper questionnaire, all internal control evaluation can be completed at one time or in sections. The review can more easily be made on an interim basis. ये हम टाइम टू टाइम कवर अप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पता चल पाएगा हमें क्या प्रॉब्लम्स है. The questionnaire form also provide an orderly means of disclosing control defects. ये orderly form में जैसे हमने ऊपर देखा था ना कि पहले तो परचेस ऑर्डर रिटर्न फॉर्मेट में है या नहीं, देन स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं, प्री नंबर्ड है या नहीं, तो उसी तरह से ये भी एक फॉर्मल वे में होगा, एक सीक्वेंशियल वे में होगा, जिससे हमें कंट्रोल गैप्स जो होंगे वो सीक्वेंशियली पूरी डिफेक्ट्स डिफिशियंसीज पता चल पाएगी. It is the general practice to review the internal control system annually and record the review in detail. In the questionnaire, generally, questionnaire are so framed that a yes answer denotes satisfactory position and a no answer suggests weakness. क्वेश्चन से इस तरह से होंगे कि yes का मतलब होगा कि हाँ satisfactory है कंट्रोल, no का मतलब weakness होगी, जैसे हमने ऊपर देखा था. Provision is made for an explanation or further details of no answers. नो आंसर के लिए वो फर्दर डिटेल्स भी दे पाएंगे. इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस, नॉट एप्लीकेबल रिप्लाइज गिवन. जो रिलेवेंट नहीं होंगे उसके लिए नॉट एप्लीकेबल. The questionnaire is usually issued to the client and the client is requested to get it filled by the concerned executives and employees. वो हम क्लाइंट को देंगे और क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से हमें फिल करके दीजिए. वो रिलेवेंट एग्जीक्यूटिव को वो से पास फिल करवाएगा. If on a perusal of the answers, inconsistencies or apparent incongruities are noticed, the matters is further discussed by audit staff with clients employees for a clear picture. अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकंसिस्टेंसी है, तो वो हम स्टाफ के मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं. The concerned auditor then prepares a report of deficiencies and recommendations for improvement. जहां पर deficiencies लग रही है उसका और जो recommendations है उसके लिए पूरा ही रिपोर्ट वगैरह बना सकता है, ऑडिटर है वो. Right. ये था क्वेश्चनर, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, काफी सिंपल है, मजा आया होगा. चलिए लास्ट मेथड जो है वो है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मतलब कि पूरा ही प्रोसेस के लिए एक चार्ट बनाया जाएगा, ड्राइंग काइंड ऑफ होगा कि किसके बाद क्या प्रोसेस होती है, क्या होती है, यस नो वगैरह. वो ग्राफिकल फॉर्मेट होगा तो काफी इजी रहता है. वो बहुत ही समराइज्ड वे में आपको पूरी ही इंफॉर्मेशन बता देगा. It is a graphical presentation of each part of the company's system of internal control. A flowchart is considered to be the most concise way of recording the auditor's review of the system. ये सबसे concise और summarized way है. It minimizes the amount of narrative explanation and thereby achieves a consideration or presentation not possible in any other form. यहाँ पर narrative explanation की जरूरत नहीं होगी, तो जो और कोई फॉर्मेट से पॉसिबल नहीं है वो इंटरनल कंट्रोल्स हमें इस तरह से पॉसिबल हो पाएगा और काफी इजी रहेगा. It gives bird's eye view of the system and the flow of transactions, and integration and in documentation can be easily spotted and improvements can be suggested. ये फटाफट हम चेक कर पाएंगे, बर्ड्स आई व्यू देंगे और इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, सजेशंस देने की, इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो बता पाएंगे. It is also necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the concern, the nature of its activities and various channels of goods and materials as well as cash, both inward and outward, and also comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading and administration. This will help him to understand and evaluate the internal controls in the correct perspective. वो अच्छे से किस तरह से हो रहा है वो सब कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसमें अगर कुछ भी सजेशंस वगैरह होंगे तो बता पाएंगे. राइट, तो ये चार मेथड थी, नैरेटिव रिकॉर्ड्स, देन चेकलिस्ट, क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट. सिंपल है. चलो, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. ये इलस्ट्रेशंस आप एक बार देख लीजिएगा. देन टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने इवेल्यूएट किए समझे, राइट, उसे हम टेस्ट करेंगे. Test of controls are performed to obtain audit evidence about the effectiveness of the design of the accounting and internal control system, that is whether they are suitably designed to prevent or detect and correct material misstatement and operation of the internal control throughout the period. क्या वो अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें से मिसस्टेटमेंट है उनको प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो थ्रू आउट द पीरियड फॉलो हुआ है या नहीं, वो देखने के लिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे. राइट, ये सब कुछ जो पैराग्राफ से आप एक बार से पढ़ लीजिएगा. यहां पर जो है वो समझते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इंक्लूड inspection of documents supporting transactions and other events to gain audit evidence that internal controls have operated properly. For example, verifying that a transaction has been authorized. हम इंटरनल कंट्रोल्स एक्चुअल में फॉलो हुए हैं या नहीं उसके लिए हम इंस्पेक्शन करेंगे कि एक्चुअल में सब कुछ बराबर है या
नहीं, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन चेक करेंगे कि उसमें जो पर्सन ऑथोराइज्ड पर्सन है उनकी साइन है या नहीं, ऑथराइजेशन किया हुआ है या नहीं, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। Inquiries about and observation of internal controls which leave no audit trail, for example determining who actually performs each function and not merely with supposed to perform it। हम इंक्वायरी करेंगे, समझेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल कौन क्या करेगा, क्या उसी ने एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो किए हैं या नहीं, जहां पर ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं है। ऑडिट ट्रेल मतलब कि क्या ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड किया, किसने चेंज किया, कब किए, वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो वो जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां पर हम इंक्वायरी भी करेंगे, मतलब कि जिसको परफॉर्म करना था फंक्शन क्या उसी ने किया है या फिर किसी और ने किया है, वो इंक्वायरी से पता चल सकता है। Re-performance involves the auditor's independent execution of procedure or controls that were originally performed as part of the entity's internal control. For example, reconciliation of bank accounts to ensure they were correctly performed by the entity. Re-performance मतलब जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो अपने प्रोसीजर के लिए कर रहा है, वो सारी चीजें ऑडिटर फिर से काम करवाएगा, राइट, ताकि पता चले कि कंट्रोल्स इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल BRS है, राइट, तो वो री-परफॉर्मेंस का एग्जांपल बन सकता है। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन और ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेस और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। उसके लिए जो स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स होंगे उसे भी कंसिडर करना रहेगा। कुछ जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे, कुछ एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे, तो उसे भी हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछ सकता है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, परफॉर्मेंस और जो कंट्रोल्स है सिस्टम के वो देखने रहेंगे। फिर से ये जो पैराग्राफ्स है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पूरा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सेल्स में कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी है समझने के लिए, राइट। अब हमारा लास्ट पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, वो हम कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट। आईटी एनवायरनमेंट में इंटरनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, राइट। यहां से वैसे देखने चाहिए तो हमारा चैप्टर 6 भी स्टार्ट हो सकता है, राइट, क्योंकि चैप्टर 6 में क्या है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट किस तरह से करेंगे। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगी, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या होगा वो देखते हैं। कंट्रोल्स इन मैनुअल एंड आईटी सिस्टम, कंट्रोल से वो दोनों तरीके से पॉसिबल है, मैनुअल एज वेल एज आईटी सिस्टम से। मैनुअल फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी पर्सन अगर सिक्योरिटी कर रहा है तो वो मैनुअल कंट्रोल है, बट अगर वहां पर बायोमेट्रिक्स है तो वो आईटी सिस्टम हो गई, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के बिना अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। बट सिक्योरिटी पर्सन है तो उनको कोई भी पर्सन शायद ब्राइब वगैरह से भी पर्सन जा सकता है। तो मैनुअल कंट्रोल्स जनरली रिस्की होते हैं क्योंकि उनके पूरी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से ना हो, ऐसा हो सकता है। इवन सिक्योरिटी पर्सन है तो उनको नींद भी आ सकती है, कंटाला भी आ सकता है, वो घूमने भी चला जा सकता है। बट अगर बायोमेट्रिक्स आईटी सिस्टम है तो वहां पर कंट्रोल्स फुल टाइम, जितने भी टाइम के लिए वो कंसिस्टेंटली और फ्रीक्वेंटली मेंटेन हुए होंगे, जो शायद मैनुअल कंट्रोल्स में नहीं होंगे, राइट। तो वो उसी रिगार्डिंग है, तो वो समझना है मैनुअल सिस्टम क्या है और आईटी सिस्टम क्या है। ये आप इजी है, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। यूज ऑफ आईटी, an entity's mix of manual and automated elements in internal control varies with the nature and complexity of the entity's use of IT। एंटिटी है वो कितना यूज करता है आईटी का, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मैनुअल मतलब मैनुअल और इंटरनल कंट्रोल आईटी दोनों का ही मिक्सचर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंटिटी किस तरह से यूज कर रहा है। Generally, IT benefits an entity's internal control by enabling the entity to IT किस तरह से इंटरनल कंट्रोल्स के लिए बेनिफिट होगा वो यहां पर समझाया हुआ है। कंसिस्टेंटली अप्लाई प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस और डेटा। काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है वो भी इजीली जो आईटी है वो कर पाएगा, बट मैन्युअली वो करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना काफी इजी हो जाता है। सॉरी। एनहांस द टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो आपको कभी भी अवेलेबल हो जाएगा, राइट, वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, राइट। ये काफी सिंपल चीज है क्योंकि अब हम आईटी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आईटी ओनली, राइट। तो वो चीज बेनिफिशियल है, वो पता ही है, हम फटाफट ये समझ सकते हैं। फैसिलिटेट द एडिशनल एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से अवेलेबल होगी, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट होता है। एनहांस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटीज एंड इट्स पॉलिसीज एंड
प्रोसीजर, उनको मॉनिटर करना, क्या किसने कब किया, कितना काम किया, वो सारी चीजें भी इवन पता चल सकती है। तो ये हमें मॉनिटर करने के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड, कंट्रोल सर्कमवेंट कोई बाईपास करके चाहिए, ऐसे चांसेस आईटी में कम हो जाएंगे। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि सिक्योरिटी पर्सन है तो उनको कोई भी ब्राइब वगैरह देकर जा सकता है, बट अगर बायोमेट्रिक्स है तो वहां पर जाना डिफिकल्ट हो सकता है। इवन कैमरास भी कैच कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। And enhance the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in application, databases and operating system. जो हमारे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह करेंगे तो हमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है, राइट, डेटाबेस वगैरह का है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो भी एप्लीकेशंस वगैरह है, तो हम अच्छे से एनहांस करके अच्छे से एबल होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को अचीव करने के। ये इफेक्टिवली सब कुछ इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन हो पाएंगे, इंप्लीमेंट हो पाएंगे, राइट। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सिंपल है पर याद रख सकता है। वही चीज यहाँ पर दी है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। IT also poses specific risk to an entity's internal control, including, for example, एंटिटी के लिए रिस्क भी हो सकता है, आईटी के कुछ रिस्क भी है, तो वो रिस्क क्या है वो भी समझ सकता है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यही चीज इवन चैप्टर 6 के अंदर भी दी गई है। Reliance on system or programs that are inaccurately processing inaccurate data or both। हो सकता है कि आईटी के लिए हम सिस्टम या प्रोग्राम्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, बट वो इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहा है डेटा को जिस तरह से प्रोसेस करना चाहिए उस तरह से नहीं, वो गलत प्रोसेस कर रहा है, या फिर गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है, या फिर दोनों ही चीजें हैं। जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं वो गलत डेटा को प्रोसेस कर रहा है, या फिर प्रोसेसिंग गलत कर रहा है, या फिर दोनों ही चीज है, राइट। तो ये रिस्क बन जाएगा क्योंकि हम उसके ऊपर रिलाई करके ही काम करेंगे, राइट, तो वो गलत होगा। Unauthorized access to data that may result in destruction of data or improper changes to data, including the recording of unauthorized or non-existent transaction or inaccurate recording of transactions. Particular risk may arise where multiple users access a common database. हो सकता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा डेटा का, राइट, तो वो डेटा को बर्बाद डिस्ट्रक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इम्प्रॉपर चेंज कर सकता है, राइट, वो कुछ भी गलत कर सकता है। अगर आपका फोन लॉक्ड है और वो किसी के हाथ में आ जाए, मतलब अनलॉक करके, तो वो कोई भी पर्सन कुछ भी चेंजेस कर सकता है, तो उसमें भी कितना रिस्क है वो आपको लगता ही, आपको पता ही होगा ना। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम जब एंटिटी बिजनेस के बारे में है तो वहां पर ज्यादा रिस्क होता है, राइट, तो वो चीज भी एक रिस्क बन जाएगी आईटी का। Then the possibility of IT personnel gaining access privilege beyond those necessary to perform their assigned duties, thereby breaking down segregation of duties। हो सकता है कि किसी भी पर्सन को, स्पेसिफिकली आईटी पर्सनल की बात है, जो आईटी पर्सनल है उनके पास तो सब कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हैं, उनके पास प्रिविलेज्ड एक्सेसेस हो सकते हैं, जो उनको जो काम करना है उनके अलावा भी उनके पास एक्सेस हो सकते हैं, तो उनका मिसयूज कर सकता है, राइट। इवन दूसरे किसी पर्सन के पास भी अगर ज्यादा एक्सेस है, परचेस वाले पर्सन के पास अगर सेल्स के राइट्स है तो वो कुछ मिसयूज कर सकता है, राइट, तो उनकी जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह परफॉर्म नहीं हो पाएगी, राइट, तो वो गलत हो सकता है। अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स, जो मास्टर फाइल्स है, राइट, कस्टमर्स वेंडर्स वगैरह की, उनकी मास्टर फाइल्स में भी वो कोई भी अनऑथोराइज्ड चेंजेस कर सकते हैं। Then unauthorized changes to system और programs, system या programs में unauthorized changes हो सकते हैं। Failure to make necessary changes to system और programs, जो system और programs में जो changes करने चाहिए, updates लाने थे, security के लिए updates थे, right, वो सारी चीजें नहीं की है तो वो भी risk हो सकता है। Inappropriate manual intervention, जहां पर manual intervention की जरूरत नहीं है वहां पर manual intervention है तो वो risk है। Potential loss of data और inability to access data as required, डेटा है वो लॉस हो सकता है या फिर एक्सेस करना है, राइट, जिस डेटा को, राइट, वहां पर अनेबल है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। ये सारे ही रिस्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये चैप्टर 6 में भी कवर अप होते हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़िएगा। Then suitability, manual elements in internal control may be more suitable where judgment and discretion are required। Internal controls है, right, manual elements of internal controls है वो suitable होंगे जहां पर judgment की बात है, discretion की बात है, अलग अलग तरीके से करना है। जहां पर ऑटोमेशन या फिर मैकेनिज्म है वहां पर हम इंटरनल कंट्रोल्स है वो आईटी थ्रू कर सकते हैं, बाकी मैन्युअली करना रहेगा।
Reliability. Manual elements in internal control may be less reliable than automated elements because they can be more easily bypassed, ignored or overridden, and they are also more prone to simple errors and mistakes. मैनुअल कंट्रोल्स है तो उसमें रिलायबिलिटी कम होगी, राइट, क्योंकि वो इजीली बाईपास हो सकता है, इग्नोर कर सकता है कोई भी पर्सन, ओवरराइड कर सकता है, जबकि आईटी में वो चांसेस कम है। ये आपको पता ही है, राइट, काफी सिंपल है। इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट कैन नॉट देयरफॉर बी अज्यूम्ड। मैनुअल कंट्रोल में हम कंसिस्टेंसी कभी भी अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सन का ही हम एग्जांपल लें तो सिक्योरिटी पर्सन हो सकता है कि उनको नींद आ जाए या फिर वो घूमने चला जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हुआ है, अनऑथराइज्ड पर्सन कभी भी नहीं आया है। बट वहां पर कैमरास वगैरह लगे हैं या फिर बायोमेट्रिक्स है, तो वो चीज हम एटलीस्ट हम अश्योर कर सकते हैं कि हाँ कंसिस्टेंटली इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन हो पाए हैं, राइट। काफी सिंपल है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है, सिंपल पॉइंट है, बट याद ना भी आए, गलत हो सकता है आंसर। नेचर ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द रिस्क to internal control vary depending on the nature and characteristics of the entity's information system. The entity responds to the risk arising from the use of IT or from use of manual elements in internal control by establishing effective controls in light of characteristics of the entity's information system. एंटिटी का नेचर किस तरह, एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम का नेचर किस तरह से वो भी समझना, वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस बेसिस पर आईटी पर किस तरह से कंट्रोल है, आईटी कितनी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, वो भी फर्क पड़ेगा। वहां पर रिस्क किस तरह से, मैनुअल एलिमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में कितने हैं, वो सारी चीजें मैटर करेगी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द आईटी फॉर इंटरनल कंट्रोल। सिंपल था, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये मटेरियलिटी ऑडिट रिस्क वो हमने कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट भी कर लिया है, इंटरनल ऑडिट भी हमने पार्ट 1 में कवर अप कर लिया था। एक पॉइंट जो बाकी है, राइट, वो है पेज नंबर 4.48 पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, बट ये हम चैप्टर 6 के साथ कवर अप करेंगे, क्योंकि चैप्टर 6 में भी इसका टॉपिक आता है, तो एक साथ पढ़ने में ज्यादा इजी रहेगा, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 2। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट, सजेशंस, रिव्यूज हो तो, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। चैप्टर 6 हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। थैंक यू सो मच।